कुछ वक्त पहले एक कॉर्पोरेट दफ्तर से एक ऐसी खबर निकली जिसने देखते ही देखते पूरे मुल्क में सनसनी फैला दी। ये मामला था टीसीएस नाशिक का, जहां इल्जामात की बौछार थी। कॉर्पोरेट जिहाद से लेकर एक मुनज़्ज़म साजिश तक के दावे किए गए, लेकिन क्या ये वाकई इतनी बड़ी साजिश थी या फिर एक जाती मामले को एक बहुत ही खतरनाक रंग दे दिया गया? आइए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और सच जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मीडिया में एक लफ्ज़ गूंजा, टीसीएस कन्वर्जन जिहाद। बस इसी एक सुर्खी ने यह तासुर कायम कर दिया कि मुल्क की एक सबसे बड़ी आईटी कंपनी के अंदर मजहब के नाम पर एक बाकायदा मुहिम चल रही है। ये इल्जाम ही अपने आप में चौंका देने वाला है। और फिर इस कहानी को एक और नाम दिया गया, नाशिक ग्रूमिंग स्कैंडल। ग्रूमिंग जैसा लफ्ज इस्तेमाल करके इस मामले को एक ऐसी साजिश बनाकर पेश किया गया जहां नौजवान लड़कियों को जानबूझकर एक मंसूबे के तहत फंसाया जा रहा था ताकि उनका इस्तेहसाल किया जा सके। इससे मामले की संगीनी का एहसास और गहरा हो गया और आखिर में वो इस्तिलाह सामने आई जिसने गोया आग में घी का काम किया, कॉर्पोरेट जिहाद। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर पर ही एक सवालिया निशान लगा दिया और पूरे मुल्क में एक बिल्कुल नई बहस छेड़ दी। तो मीडिया में चल क्या रहा था? दावे किए गए कि टीसीएस के अंदर एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है जो ये सब कुछ करवा रहा है। इल्जामात भी कोई मामूली नहीं थे। कहा गया कि हिंदू मुलाजमीन को जबरदस्ती नमाज पढ़वाई जा रही है, गाय का गोश्त खाने पर मजबूर किया जा रहा है। बात यहाँ तक पहुंची कि मजहब तब्दील करवाने के लिए जिनसी इस्तेसाल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर इस पूरी कहानी को द केरला स्टोरी से जोड़ दिया गया ताकि ये एक बहुत बड़ी कौमी सलामती की साजिश लगे। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सनसनीखेज कहानी जिसने सबको अपनी लपेट में ले लिया वैसी हो ही ना जैसी सुनाई गई? क्या हो अगर इस सारे शोर के पीछे की हकीकत कुछ और ही निकले? आइए पर्दे के पीछे देखते हैं। तो अब वक्त है मीडिया के इस बयानिए की एक एक परत खोलने का। देखेंगे कि हकायक कहाँ खत्म होते हैं और जज्बात का खेल कहाँ से शुरू होता है। आइए इस सरकारी कहानी की कमजोरियों को तलाश करते हैं। जरा इस स्लाइड पे गौर कीजिए। एक तरफ मीडिया ने निदा खान को एक एचआर मैनेजर और इस मुबैना कॉर्पोरेट जिहाद का मास्टरमाइंड बनाकर पेश किया, लेकिन दूसरी तरफ टीसीएस ने क्या कहा कि वो कोई मैनेजर नहीं बल्कि एक आम प्रोसेस एसोसिएट थी जिनकी कोई लीडरशिप या भर्ती की जिम्मेदारी नहीं थी। मीडिया ने शोर मचाया कि वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा बनकर गायब हुए, जबकि हकीकत ये है कि टीसीएस के अंदरूनी सिस्टम में उनके खिलाफ जिनसी हरासानी की एक भी बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज नहीं हुई। ये फर्क छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। फिर एक बिल्कुल फिल्मी कहानी बनाई गई, 40 दिन लंबे एक स्टिंग ऑपरेशन। मीडिया ने दावा किया कि खातून पुलिस अफसरान हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर कंपनी में गईं और सबूत इकट्ठे किए, लेकिन जब नाशिक पुलिस से पूछा गया तो उनका जवाब साफ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि सादा कपड़ों में अफसरान ने सिर्फ मुलाजमीन से बात की थी ताकि वो बगैर किसी डर के अपनी बात कह सके। कोई खुफिया ऑपरेशन नहीं हुआ। तो आइए अब मीडिया के शोर से बाहर निकलते हैं और सीधा हकाइक की दुनिया में कदम रखते हैं। अब हम देखेंगे कि पुलिस के पास जो सरकारी शिकायतें दर्ज हुई उनमें असल में क्या कहा गया था। और ये है इस पूरे मामले का सबसे चौंका देने वाला सच, वो हकीकत जो पूरी कहानी को पलट कर रख देती है। पुलिस में कुल 9 एफआईआर्स दर्ज हुई और उनमें से एक में भी जबरी मजहब तब्दीली का जिक्र तक नहीं है। जिस कॉर्पोरेट जहाद पर हफ्तों तक टीवी पर बहस होती रही उसका सरकारी दस्तावेजात में कोई वजूद ही नहीं है। तो अगर ये कोई बड़ी साजिश नहीं थी तो ये सब शुरू कहां से हुआ? कहानी का मरकजी शिकायत कुनिंदा और दानिश शेख है। उनकी मुलाकात 2022 में कॉलेज में हुई। 2023 के आखिर में लड़की दानिश के कहने पर टीसीएस ज्वाइन करती है और उनके दरमियान ताल्लुकात गहरे हो जाते हैं। अगस्त 2024 में दानिश मुबैना तौर पर शादी का झूठा वादा करके जिस्मानी ताल्लुक कायम करता है और फिर 2026 के शुरू में लड़की को पता चलता है कि दानिश तो पहले से शादीशुदा है। बस यहीं से ये मामला एक जाती धोखे से निकलकर कौमी बुहरान बन जाता है जब 26 मार्च 2026 को पहली एफआईआर दर्ज होती है। तो एफआईआर्स में असल इल्जामात क्या थे? शादी का झूठा वादा करके जिनसी ताल्लुक, धोखाधड़ी, जिनसी हरासमेंट, जानबूझकर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना और कई लोगों का मिलकर जुर्म करना। बाद में इसमें SC/ST एक्ट भी जोड़ा गया। ये इल्जामात बिलाशुबा बहुत संगीन है, लेकिन ये एक मुनज़्ज़म जिहादी ग्रोह की कहानी से बहुत मुख्तलिफ हैं जो मीडिया ने हमें सुनाई। यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि यही केस इतना बड़ा बन गया, जबकि हम हर रोज खवातीन के खिलाफ इससे भी कहीं ज्यादा संगीन जराइम की खबरें सुनते हैं और अक्सर खामोश रह जाते हैं। आइए इस मुंतखब गमो गुस्से के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है।
TCS नाशिक केस, जिसमें जिनसी हरासमेंट और मजहबी तौहीन के इल्जामात थे, उस पर मीडिया में मुसलसल और शदीद रद्द अमल आया। लेकिन याद करें, अंकिता भंडारी का कत्ल या हाथरस का गैंग रेप और कत्ल, उन मामलात में शुरू में थोड़ा शोर हुआ और फिर गहरी खामोशी छा गई। यहाँ तक कि बिल्किस बानो केस में भी असल गुस्सा तब सामने आया जब मुजरिमों को रिहा कर दिया गया। ये पैटर्न हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा इज्तिमाई गुस्सा इतना मुंतखब क्यों होता है। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह किसी खास मकसद के लिए शोर और गुस्सा पैदा किया जा सकता है, ठीक इसी तरह खामोशी भी बनाई जा सकती है। जब कुछ मामलात पर शोर नहीं होता तो ये अक्सर महज इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ये एक कोशिश होती है ताकि अवाम की तवज्जो असल मसाइल और ताकतवर मुजरिमों से हटी रहे। तो क्या इस शोर और गुस्से के चक्कर से निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम सिर्फ रद्द-ए-अमल ही जाहिर करते रहेंगे या कोई ठोस हल भी तलाश करेंगे? आइए हकीकी तब्दीली के लिए एक तजवीज़ पर नजर डालते हैं। तजवीज़ है SCAW, यानी सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन यूनिट का क़याम। इसे यूं समझ लें कि जैसे दहशतगर्दी से निपटने के लिए हमारे पास एंटी टेरर स्क्वाड यानी ATS जैसी खास एजेंसियां हैं, बिल्कुल उसी तरह खवातीन के खिलाफ होने वाले सबसे संगीन जराइम से निपटने के लिए एक खसूसी और गैर जानिबदार इदारा बनाया जाए। ये यूनिट काम कैसे करेगा? पहला, ये सिर्फ सबसे संगीन और वहशियाना मुकदमात पर तवज्जो देगा ताकि मुआशरे में एक सख्त पैगाम जाए। दूसरा, ये मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार होगा। तफ्तीश जुर्म की संगीनी की बुनियाद पर होगी, इस बात पर नहीं कि मुजरिम या मुतासरा का मजहब या नाम क्या है। तीसरा, इसे बेहतरीन वसाइल और टेक्नोलॉजी दी जाएगी ताकि तफ्तीश तेजी से मुकम्मल हो। और चौथा और सबसे अहम, ये यूनिट मुकदमे को आखिर तक पहुंचाएगा ताकि मुजरिमों को सजा यकीनी हो और इंसाफ होता हुआ नजर आए। एक स्कैंडल खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। सवाल ये है कि जब अगली बार ऐसी कोई कहानी सामने आएगी तो हम क्या करेंगे? क्या हम एक बार फिर सिर्फ इस शोर और गुस्से का हिस्सा बनेंगे या हम निज़ाम से हकीकी हल का मुतालबा करेंगे? इंतखाब हमारा है। क्या हम प्रोपेगेंडे का ईंधन बनना चाहते हैं या उस मुल्क की ख़वातीन के लिए हकीकी और मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करना चाहते हैं?